हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, पढ़ने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? सीखने का काम। कहाँ तक पढ़े थे मेरे दोस्त? तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो हमने आप लोगों को मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार या भाग 3 मैग्ना कार्टा के बारे में क्या किया था? बता दिया था। अब भाग 3 का विषय क्या था मेरे दोस्त? तो भाग नंबर 3 का जो विषय था मूल अधिकार। भाग नंबर 3 का विषय क्या था? मूल अधिकार। भाग नंबर 3 का विषय क्या था मेरे दोस्त? मूल अधिकार। हमने पूछा था आप लोगों से मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत पाया जाता है? तो भाग नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के अंतर्गत पाया जाता है। उसमें भी हमने कैटेगरी बताई थी आप लोगों को। कितनी कैटेगरी? 6। समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, तो आज एक एक अनुच्छेद करके जहां तक हो सकता है आप लोगों को वहां तक क्या करूंगा? पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 12 देखेंगे मेरे दोस्त। क्या देखेंगे? अनुच्छेद नंबर 12। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 12। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा। चलिए, हो गया आराम से, अब दिख रहा होगा। देखिए मेरे दोस्त, अब अनुच्छेद नंबर 12 आप लोगों को बताने का क्या करता हूं? प्रयास करता हूं। सीखिएगा, इत्मीनान से बैठिएगा। अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 11 तक हमने आप लोगों को क्या किया था? बता दिया था। अनुच्छेद नंबर 11, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब हमने आपको क्या किया था? बता दिया था। रिवीजन करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी कोई नहीं है। अनुच्छेद नंबर 12 का विषय है मेरे दोस्त राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 12 का विषय जो है राज्य की परिभाषा। कल हमने बताया था कि आपको मूल अधिकार देने का जिम्मा किसके पास है या कौन देगा? तो यही राज्य देगा। कौन देगा? राज्य। इस राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड नहीं है मेरे मतलब, ठीक है? हम बताते हैं कि राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होता है तथा वह नागरिकों को कुछ अधिकार देती है, चाहे देता है। राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होता है तथा वह नागरिकों को कुछ अधिकार देने का काम करता है। जैसे राज्य का होगा तो राज्य का निश्चित क्षेत्र है, वह नागरिकों को कुछ अधिकार देता है या देती है। आगे देखिए, कहेंगे कि राज्य के रूप में तब क्या आएगा जब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड नहीं आएगा? तो राज्य का मतलब मेरे दोस्त समझिएगा, राज्य शब्द से किसे किसे बुलाया जा सकता है? तो इस राज्य शब्द से भारत को भी क्या किया जाता है? बोधित किया जाता है। इस राज्य का मतलब क्या मेरे दोस्त? भारत। अब कहेंगे तो हम कह सकते हैं भारत के स्थान पर का संसद का दें। संसद आपको मूल अधिकार देती है, चाहे कुछ भी अधिकार देती है। हाँ, देती है। चलिए देख लेते हैं। संसद इसके अंतर्गत आ जाएगी, विधान मंडल आ जाएगी, विधान मंडल। फिर क्या आ जाएगी? तो कोई ओएनजीसी संस्था हो गई, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, कोई भी विद्यालय हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ मूल अधिकार देता है ना, पढ़ने का अधिकार कौन देता है? वही राज्य। तो राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होता है। अरे मोर भैया, संसद का निश्चित क्षेत्र है, विधानमंडल का निश्चित क्षेत्र है, ओएनजीसी का निश्चित क्षेत्र है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे तो विद्यालय हो, चाहे कोई कोचिंग संस्था हो, वो अभी एक प्रकार की का है? राज्य। क्यों? आप देते हैं
फीस देते हैं ना, इस फीस के बदले में आपको क्या देती है? पढ़ाई देती है। क्या देती है? पढ़ाई। तो ये पढ़ाई देने का काम कौन करती है या कौन करता है? तो कोचिंग या विद्यालय। तो कोचिंग भी एक प्रकार का राज्य हुआ। क्या हुआ? एक प्रकार का राज्य हुआ। अगला देखिए, बिजली विभाग। बिजली विभाग भी एक प्रकार का राज्य हुआ। जैसे बिजली विभाग को समझिए कैसे एक प्रकार का राज्य है। बिजली विभाग भी एक प्रकार का मेरे दोस्त राज्य है। कैसे? क्योंकि बिजली विभाग आपको बिजली देता है। जैसे जल रही है इस समय, ये बिजलिया के बदले में आपसे बिल लेता है कि ना लेता है? तो लेता है। कहेंगे कि लेता है। तो वो अभी आपको बिजली जलाने का अधिकार दिया, लेकिन उसके बदले में कुछ न कुछ लिया। जैसे में दूसरा देखिए, रेल। अरे भैया, रेल यातायात का काम करती है मेरे दोस्त, और ये आपसे टिकट लेती है कि नहीं लेती है? कहेंगे कि लेती है। तो रेल भी एक प्रकार का हुई? राज्य। अगला देखिए, रेल हो गया। फिर कहेंगे का? सरकारी बस कह लीजिए, चाहे तो बस, सरकारी बस या बस, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी बस या बस, ट्रेन, रेलवे। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? एयरपोर्ट अथॉरिटी। एयरपोर्ट अथॉरिटी। अरे भैया, एयरपोर्टों में जहाजिया में घूमने जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो टिकट कटाते हैं। और ये देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी का मतलब मान लीजिए इतना एयरपोर्ट के पास जमीन है, तो इसके अगल बगल में कोई घर बनाएगा तो ही नहीं कि 3 तल्ला 4 तल्ला बनाएंगे। ठीक है, 2 तल्ला 3 तल्ला से बेसी नहीं, 5 तल्ला 20 तल्ला तनवा देंगे। तो ड्राइवरवा, उसका पायलटवा, ड्राइवरवा नहीं, उसका पायलट यदि उड़ाएगा जहाजिया को तो कहेगा कि कहां जाएंगे, खोज ही नहीं पाएगा एयरपोर्टवा को। तो इस कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी भी आपको एक प्रकार का अधिकार देती है। कैसे? कहेगी का कि एयरपोर्ट के बगल में जितना घर बनता है, देखेंगे बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं बनता है। वो एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको क्या कर देती है? मना कर देती है। आपका रेल विभाग, बिजली विभाग, थाना भी आपका एक प्रकार का है? राज्य है। एक प्रकार का केंद्रीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ये सब एक प्रकार का है मेरे दोस्त? राज्य है। चलिए, अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 13 क्या है मेरे दोस्त? तो अनुच्छेद नंबर 13 कहता है कि अल्पीकरण तथा न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन, अल्पीकरण तथा न्यायिक पुनराविलोकन। इसका मतलब समझिए, हमने बताया था कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तो रोकने का काम कौन करेगा? अल्पीकरण, अनुच्छेद नंबर 13। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अनुच्छेद नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, वो हम बताएंगे आगे। इधर देखिए, अल्पीकरण का मतलब है कम कर दिया जाएगा, कम करना। अल्पीकरण का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? कम करना। कम करना का मतलब क्या? जैसे अब मान लीजिए कोई व्यक्ति झुंड में है, आप किसी व्यक्ति से झगड़ा कर लिए, वो व्यक्ति आपको बाद में भी देखेगा, और आप मान लीजिए किसी समूह में है, अच्छे समूह में, और वो बेचारा आके एकदम आप उस झगड़ा किए हैं, और वही खुंसा में आके गुस्सा में गरिया दिया, आपको क्या किया? गाली दे दिया। गाली दे दिया जब मेरे दोस्त, तो बताइए आपके मूल अधिकार का हनन हुआ? ऊ कक्का कहिए का? ऊ कहेगा, वो लड़कवा जो आपको गरियाया है या गाली दिया है, वो कहेगा कि हमको 19 के अनुसार, 19 के पहला के क के अनुसार हमको बोलने की स्वतंत्रता है। तो अरे भैया, उतना बोला जितना दूसरे के अधिकार के हनन न करे, तो आप कहेंगे कि हमको निजता के अधिकार या जीवन जीने का अधिकार है, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है, तो क्या कर भी तू हमको गाली देगे? तो अल्पीकरण का मतलब कोई भी, किसी भी नागरिक का मूल अधिकार, किसी भी नागरिक का मूल अधिकार किसी दूसरे नागरिक या व्यक्ति के मूल अधिकार को हनन पहुंचाता है तो उसे कम कर दिया जाएगा। उसे क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। यही है मेरे दोस्त अल्पीकरण। अर्थात आप ऐसा काम करिए, घूमने की स्वतंत्रता है, तो इना की कहीं जाके कोनो के बेडरूम में घुस जाए, कोई स्नान कर रहा है तो बिना पूछे हल जाए उसके क्या करें बाथरूम में,
उसमें स्नान गृह में घुस जाएं, कहीं भारत सरकार नोट छपाई कर रही है तो कहेंगे कि हमको घूमने का अधिकार है, उसमें घुस जाएं तो वो सब कहेंगे कि अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार लतियेले का अधिकार है, लगियो सुन उलाट के कूटे। तो अनुच्छेद नंबर 13 का अल्पीकरण कहता है कि किसी भी नागरिक का मूल अधिकार, किसी भी नागरिक के मूल अधिकार को यदि हनन पहुंचाएगा या उसका हनन करेगा तो वह कम कर दिया जाएगा। यही है मेरे दोस्त अल्पीकरण। क्या है? अल्पीकरण। अब अगला वाला देखिए, इसी में न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक मतलब न्याय का, न्यायिक मतलब न्याय का, पुनः मतलब फिर से, पुनः मतलब फिर से, अवलोकन मतलब देखना, फिर से देखना। अर्थात समझिए इसका कि न्याय में या न्याय को अब कानून भी कह सकते हैं या विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कानून को फिर से देखना, इसका मतलब क्या है? संविधान के कानून को फिर से देखना। न्याय का फिर से, न्याय को फिर से देखना या कानून को फिर से देखना या विधि को फिर से क्या करना? देखना। तो इसका मतलब यह होगा मेरे दोस्त, समझिए इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए संविधान बनते समय, संविधान बनते समय, संविधान बनते समय कुछ ऐसा कानून संविधान में रह गया हो या संशोधन के बाद कुछ ऐसा कानून संविधान में बना दिया गया हो जो नागरिकों के मूल अधिकार का हनन पहुंचाता है या नागरिकों के मूल अधिकार को कम करता है, उसे संविधान के कानून से बाहर कर दिया जाएगा। न्यायिक पुनराविलोकन का यह मतलब होगा मेरे दोस्त कि संविधान में बना ऐसा कोई कानून जो संविधान बनते समय पहले हो या बाद में बना हो, संशोधन करने के बाद में, यदि वह नागरिकों के मूल अधिकार का हनन पहुंचाता है या नागरिकों के मूल अधिकार को कम करता है तो उसे संविधान से हमेशा हमेशा के लिए क्या कर लिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाए। उसे क्या किया जाएगा? हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल लिया जाएगा। अब देखिए, अनुच्छेद नंबर 12 और 13 तो हमने आप लोगों को क्या कर दिया? पढ़ा दिया। अब 14 से 18 तक मेरे दोस्त बता दीजिए किसका अधिकार है? समानता का अधिकार। चलिए देख लेते हैं। अब आपको पहला वाला पढ़ाने जा रहा हूं। पहला वाला अधिकार वो आपका अधिकार है, पहला वाला का है? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। देखिए मेरे दोस्त, कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद नंबर 14 से अनुच्छेद नंबर 18 तक। अनुच्छेद नंबर 14 से अनुच्छेद नंबर 18 तक कौन सा अधिकार मिलेगा मेरे दोस्तों? समता या समानता का अधिकार। अब हमको एगो आइडिया मिला का कि हमको पढ़ना का है 14, 15, 16, 17, 18 इतना अनुच्छेद हमको क्या करना है? समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या करना है मेरे भैया? पढ़ना है। तो चलिए अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं, साथ में आप लोग भी सीखिएगा मेरे दोस्त। अनुच्छेद नंबर 14, पहला अनुच्छेद मिलेगा समता या समानता के अधिकार का, अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 जो मिलेगा उसको देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14 जो मेरे भैया है, इसमें कहा गया है का विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। क्या? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता या समानता, समता या समानता। इसका मतलब समझिए, विधि के समक्ष समता या समानता। विधि के समक्ष समता या समानता ये लिया कहां से गया है मेरे दोस्त? विधि के समक्ष समता या समानता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है मेरे दोस्त?
ब्रिटेन से। अब कहेंगे कि इसको देने वाला कौन है? इसको देने वाला एगो विधिवेत्ता है, उसका नाम है ए.वी. डेसी। ए.वी. डेसी, ए.वी. डेसी कहां का निवासी है मेरे दोस्त? ब्रिटेन का निवासी है। इस कारण यूपीएससी 2018 में प्रश्न बना था क्या कि ए.वी. डेसी के सिद्धांत के नाम से किसे जानते हैं? तो विधि के समक्ष समता। अभी तो इसका परिचय है, इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए, अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त। अब बता दिए कि विधि अनुच्छेद नंबर 14 लिखे नहीं है, बस लिख लीजिए अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 का विषय क्या है मेरे दोस्त? विधि के समक्ष समता या समानता। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। देखिए ये अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 14 के क्लाज नंबर 1 में मिलेगा। आर्टिकल नंबर 14 के क्लाज नंबर 1 में मिलेगा। तो अनुच्छेद 14 के 1 का या क्लाज नंबर 1 का विषय क्या है मेरे दोस्त? विधि के समक्ष समता या समानता। लिया कहां से गया है मेरे दोस्त? ब्रिटेन से। इसको देने वाला कौन है? ए.वी. डेसी। इस कारण यूपीएससी 2018 का प्रश्न बना कि ए.वी. डेसी के सिद्धांत के नाम से किसे जानते हैं? तो विधि के समक्ष समता या समानता। विधि का अर्थ होता है कानून। विधि का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? कानून। कानून के समक्ष मतलब सामने, कानून के सामने समता या समानता। कानून के सामने सभी लोग का है समान है। कानून के सामने सभी लोग का है समान। वो हमार बाबू हो खां, चाहे तो प्रधानमंत्री हो खां, चाहे तो कोई अध्यापक हो, चाहे आम नागरिक हो, ठीक है। इसका मतलब होता है विधि के समक्ष समता या समानता कि अगर कोई व्यक्ति भी जुर्म कर दिया, अपराध कर दिया, दोषी सिद्ध हो गया, या प्रधानमंत्री जुर्म कर दिया, या राष्ट्रपति जुर्म कर दिया, या राज्यपाल जुर्म कर दिया, तो इस दोनों के लिए तो इनसे एगो अलग विधान है, अभी बताऊंगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए सलमान खान जुर्म कर दिया, कोई अपराध सलमान खान कर दिया और इधर हम कर दिए, मान लीजिए आपके सर जी आलोक कर दिए और एक तरफ सलमान खान जुर्म कर दिया, तो जितना दोष या जितना कानून दंड लगेगा सलमान खान को, उतना ही कितना लगेगा? हमको लगेगा। जितना मेरे दोस्त सलमान खान को लगेगा उतना हमको लगेगा। अब समझिए, और जितना मान लीजिए एक बार गोली से मार दिया मर गया कौन? अजय देवगन, और उतना गोलियां मार दिया सलमान खान, मन गई काजोल, तो जितना काजोल को मारने के जुर्म में सलमान खान को लगेगा उतना हमको लगेगा। एक का अपराध हम किए, एक का अपराध सलमान खान किया। अब मान दीजिए प्रधानमंत्री मार दिए, किसी कांग्रेस के नेता को मार दिए, अब कांग्रेस के नेता को मार दिए, अब उतना कम हम कर दिए, किसी कांग्रेस के नेता को क्या कर दिए? मार दिए। तो जितना जुर्म प्रधानमंत्री को लगेगा, जितना कानून दंडित किया जाएगा प्रधानमंत्री को, उतना ही क्या किया जाएगा? हमको। यह विधि के समक्ष समता या समानता। इसको किसने दिया है? तो ए.वी. डेसी ने दिया है। ये कहां से लिया गया है मेरे दोस्त? ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब देखिए, अब कहेंगे कि क्या सबके लिए कानून समान? तो हाँ, सबके लिए कानून समान, लेकिन आर्टिकल 14 के क्लाज नंबर 2 में कह दिया गया का विधि का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण या विधि का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। अब हमको बता दीजिए मेरे दोस्त कि भारत में कहा गया विधि के समक्ष समता, तो कहेंगे कि अरे जितना छोटका बचुआ का टिकट वाला गेला उतना हमारो ला करता है ना, तो ई वाला काम करता है कानून का समान संरक्षण। कहां से लिया गया है मेरे दोस्त? यूएसए से लिया गया। कहां से? यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लाया गया है? तो कानून का समान संरक्षण लाया गया है। तथा विधि के समक्ष समता का लाई गई है, तो विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लाई गई है। दोनों का मतलब समझिए, ये कहता है कि कानून के सामने सभी लोग समान है, तो कहता है अरे भैया तन से आप गलती कर दिए का कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर है तब वो मार दिया तो का उसको दंडित करेंगे? ना। राज्यपाल अपने पद पर है तो उसको दंडित करेंगे? ना। उसका नियम विधान नीचे आएगा, कानून का समान संरक्षण। जब राष्ट्रपति चच्चा अपने पद से हट जाएंगे तब राष्ट्रपति पर का लगेगी? केस। ये है कानून का समान संरक्षण। अगला वाला समझिए, जब आप अपने बचुआ को लेकर ट्रेनिया में या तो बस में यात्रा कर रहे होते हैं
तो का जितना टिकटवा आपका लगता है उतना टिकटवा बचुआ का, ये कानून का समान संरक्षण। अब देखिए, यानी राज्यपाल भी कोई जुर्म कर दिया तो का राज्यपाल को तुरंत दंडित किया जाएगा और राष्ट्रपति को ना, नहीं किया जाएगा मेरे दोस्त, नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब तक ये राज्यपाल और ये राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे, ये दोनों का लोगन की का है मेरे भैया, का है क्षमादान की शक्ति है। कितना वो जुर्म लगा देंगे, खाली एगो साइन करेंगे, क्षमादान, काम खत्म, अपन पूरा दोष का करेंगे, माफ कर लेंगे। इस कारण इन दोनों को कहा गया कि जब इस सब पद से हट जाएंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल, तब उसे उतना ही दंडित किया जाएगा जितना एक आम नागरिक को किया जाएगा। चलिए, अब आशा करता हूं कि अनुच्छेद 14 का क्लाज नंबर 1 विधि के समक्ष क्षमता एविडेंसी का सिद्धांत तथा अनुच्छेद 14 का क्लाज नंबर 2 कानून का समान संरक्षण जो यूएसए के संविधान से लिया गया मेरे दोस्त, उसे भी आप लोग दोनों को क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ूंगा, अनुच्छेद नंबर 15 रखियो, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया तो आगे बढ़ता हूं। टॉपिक आप लोगों का बड़ा होने वाला है, इत्मीनान से पढ़िएगा, शांति से बैठिएगा, ये नहीं कि उल्ला करें। अनुच्छेद नंबर 15 देखेंगे। अनुच्छेद नंबर 15 क्या कहता है मेरे दोस्त, तो अनुच्छेद नंबर 15 कहता है क्या, धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध। धर्म, देखिए अनुच्छेद नंबर 15 क्या कहता है मेरे दोस्त कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। लेकिन इसमें समझिए कुछ स्थान पर किया जाता है, उसको बताऊंगा, लेकिन ये बतिया समझिए, का कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करता है ना, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना, मूल वंश के आधार पर किया जाता है ना, जन्म स्थान के आधार पर किया जाता है ना, नहीं किया जाता है। समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारी यही कोचिंग संस्था है, तो का इसमें मैं कहा हूं का कि हिंदू धर्म के व्यक्ति ही केवल इसमें पढ़ेंगे, हमने लिखा है ना, तो धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध पहला वाला। जाति के आधार पर क्या हम कहे हैं कि इसमें केवल यही जाति पढ़ेगी, नहीं, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध। लिंग के आधार पर क्या हमने इसमें कहा है मेरे दोस्त की केवल इसमें लड़कियां पढ़ेंगी या लड़के पढ़ेंगे, जाति के आधार पर। मूल वंश यानी जन्म स्थान, मूल वंश का मतलब होता है, इसका मतलब मूल वंश को एक बार ले लेते हैं सभी लोग शक्ल से, बनावट से, कैसी बनावट है, रंग रूप से ले लेते हैं, तो रंग भेद के आधार पर का हमने कहा कि केवल गोरखा में पढ़िए, कहले रनी ना, तो इस एकेडमी में या कोचिंग में सभी लोगों को हमने समान रूप से अधिकार दिया है। फिर जन्म स्थान के आधार पर का हमने कहा कि केवल गाजीपुर के ही बच्चे इसमें पढ़ेंगे, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, पूरा समझिए। लेकिन कुछ स्थान पर लिंग के आधार पर तथा जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। कैसे दिया जाता है तो समझिए, लिंग के आधार पर अब कह दीजिए क्या, मान लीजिए पाकिस्तान से और भारत में युद्ध चल रहा है, अब कोई महिला क्या जितना पुरुष निम्न होता है, एकदम मजबूत होता है, उतना महिला भी मजबूत होती है ना, तो क्या कहेंगे कि वो युद्ध में चलिए इस महिला को भी लड़वाइए ना, यह है लिंग के आधार पर का भेदभाव। ये भैया कहता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, आरक्षण की व्यवस्था है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। फिर कहता है जन्म स्थान के आधार पर, अरे पूर्वोत्तर भारत के लोग कद के छोटे होते हैं, इस कारण उन लोगों को क्या किया जाता है, कम हाइट ली जाती है। पूर्वोत्तर भारत के लोगों की शारीरिक बनावट ही वैसी है, ठीक है, इस कारण उनको जन्म स्थान के आधार पर क्या किया जाता है,
आरक्षण दिया जाता है। जाति के भी आधार पर आरक्षण दिया जाता है, परंतु धर्म के आधार पर तो तनिक भी आरक्षण नहीं दिया जाता है। जैसे निम्न कास्ट के व्यक्ति हो जाते हैं जो ओबीसी आ गया, फिर एससी एसटी वालों को आरक्षण दिया जाता है। अब तो मेरे दोस्त इस सब जाति के आधार पर हटाकर आ गए मोदी जी और उसको क्या कर दिए, धन के अर्थ के आधार पर आरक्षण। जैसे अगड़ी जाति में पिछड़ा, पिछड़ी जाति में अगड़ा, पिछड़ी जाति में पिछड़ा तथा एससी एसटी अनुसूचित जाति एवं जनजाति में अगड़ा तथा अनुसूचित जनजाति तथा जाति में पिछड़ा। वैसे आधार पर अब आपको क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। कुछ आधार पर अरे किसमें, अनुच्छेद 15 में ही कुछ आधार पर बच्चों को एवं स्त्रियों को विशेष रूप से शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 15 में ही। तो कहेंगे कि अरे उन्होंने दिया गया ना, अरे भैया वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद नंबर 16 देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 16 कहता है मेरे दोस्त, लोक नियोजन के क्षेत्र में, लोक नियोजन के क्षेत्र में, लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समता या समानता, समता या समानता। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी में, लोक नियोजन का मतलब क्या मेरे दोस्त, सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी में भी अवसर मतलब का चांस, सभी लोगों को क्या दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। क्या दिया जाता है मेरे दोस्त, चांस। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में भी सभी लोगों को एक समान अवसर दिया जाएगा। का कोई भारत सरकार कोई नौकरी निकाल दी, जैसे मान लीजिए शिक्षक का भर्ती निकाल दी, तो शिक्षक के भर्ती में भी क्या कहती है कि केवल महिला भरेगी चाहे पुरुष भरेगा। तो लोक नियोजन मतलब सरकारी कामों में या लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समता या समानता, सभी लोगों को क्या दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। ये बात अलग है कि आरक्षण के आधार पर कुछ लोगों को सीट फिक्स रहती है कि ओबीसी के लिए इतना, जनरल के लिए इतना तथा एससी एसटी के लिए इतना, ये कैटेगरी के हिसाब से जाति के आधार पर कुछ इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। अब क्या लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में भी आपको एक समान अवसर दिया जाएगा। कहा जाता है कि तुम लड़की हो नहीं भरोगी, कहा जाता है तुम महिला हो नहीं भरोगी, तुम पुरुष हो तो केवल भरोगे, कहा जाता है ना। तो लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समता या समानता। आगे देखिए, इसमें लोक नियोजन में कुछ सरकारी नौकरी में भौगोलिक आधार पर यानी क्षेत्रों के आधार पर क्या दी जाती है, शारीरिक बनावट के आधार पर क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है किसके आधार पर, तो अनुच्छेद 16 में आरक्षण के आधार पर, अनुच्छेद 15 में भी आरक्षण के आधार पर दी गई है, वो हमने आप लोगों को बता दिया। अनुच्छेद नंबर 17 देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 17 का प्रावधान क्या है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता उन्मूलन या छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद नंबर 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता उन्मूलन मतलब जड़ से समाप्त कर देना, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। यह बताइए यहां पर लिख दिए कि छुआछूत भारत में कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ नहीं करेगा। पहले निम्न कास्ट के जो व्यक्ति थे, निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति के पास नहीं बैठते थे। जैसे ठाकुर लोग जो थे, राय साहब, ब्राह्मण जो थे, उन निम्न जाति को क्या करते थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए, वैश्य और शूद्र को अपने पैरों तले दबा कर रखते थे, ठीक है। तो हमारा संविधान कहता है कि सभी लोगों को समान अधिकार। तो अब छुआछूत का अंत कर देना है, छुआछूत नहीं करना है, परंतु कुछ स्थिति में किया जा सकता है। किसी के साथ गंभीर बीमारी हुई हो,
तो लोक व्यवस्था बनाने के लिए छुआछूत किया जा सकता है, लेकिन वैसे संविधान में कहीं पर भी छुआछूत करने का उल्लेख नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मिटा कर लिख देते हैं। चलिए, अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 17। आशा करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ता हूं अनुच्छेद नंबर 18 की ओर। किधर बढ़ता हूं? अनुच्छेद नंबर 18 की ओर। अनुच्छेद नंबर 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। कहा गया है कि भारत में निवास करने वाला नागरिक किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं धारण करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा, परंतु कहा गया है का शिक्षा के क्षेत्र को और सेना के क्षेत्र को छोड़कर। जैसे सेना में कोई व्यक्ति है, सैनिक है, उसको वीर चक्र, परमवीर चक्र मिल गया, उपाधि धारण कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे डॉक्टर की उपाधि मिल गई, प्रोफेसर की उपाधि मिल गई, प्रवक्ता की उपाधि मिल गई, तो ये सब उपाधि क्या कर सकते हैं? आगे लगा सकते हैं। परंतु जैसे पहले की उपाधि थी लार्ड की उपाधि, फिर इसके बाद बहादुर की उपाधि, महाराजा की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, ये सब उपाधि कोई व्यक्ति धारण नहीं करेगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र को और सेना के क्षेत्र को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं की जाएगी। सेना में यदि आपको कोई वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब चक्र मिला है तो आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। अगला वाला देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की यदि आपको उपाधि मिल जाती है तो आप उसे धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। परंतु यदि भारत सरकार आपको कोई उपाधि दे देती है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, अनेक प्रकार की ऐसी उपाधियां, भारत रत्न, ये सब मिल गया आपको, तो ये सब उपाधि आपको धारण नहीं करना है। नहीं तो आप उस उपाधि को अपने नाम के आगे सरनेम में भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सरनेम में भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए, जैसे अब कोई सोचे कि हम भारत के हैं, फ्रांस से हमको कोई उपाधि मिल रहा है, चाहे पाकिस्तान की उपाधि मिल रही है, निशाने पाकिस्तान की उपाधि, तो हम उसे धारण कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं मेरे दोस्त, परंतु भारत के राष्ट्रपति से या भारत की सरकार से और उस देश की सरकार से अनुमति लेना होगा। चलिए, हमने आप लोगों को बता दिया अनुच्छेद नंबर 18 तक। आज आपका समानता का अधिकार पूरा हुआ। कल अगले दिन पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। उस टॉपिक का नाम रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। उसका नाम क्या रहेगा? स्वतंत्रता का अधिकार। अगले दिन पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार मेरे दोस्त। फिर इसके बाद आप लोगों को बता देता हूं अनुच्छेद नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक हमने आप लोगों को अच्छी प्रकार से बता दिया। उसमें जो भी अगर आपको समझ में ना आए कमेंट में बताइएगा। चलता हूं, मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में। जय हिंद।